गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ जी। हाँ जी, आवाज़ आ रहा है ना आप लोगों तक? क्या हुआ? कमेंट्स नहीं आ रहे हैं आप लोग के? आप लोग हैं कि नहीं हैं? चलो ठीक है। ऑलराइट। तो 10th पार्ट आज कर रहे हैं ना क्वेश्चंस का। अभी तक लगभग सारे सब्जेक्ट्स हमने कर लिए हैं, पॉलिटी जितने भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, और काफ़ी भर भर के क्वेश्चंस करे हैं। ठीक है। क्वेश्चंस के साथ साथ उनके रिलेटेड कंसेप्ट, उनसे रिलेटेड टॉपिक्स, उनसे रिलेटेड जो भी जानकारी है वो भी हम लोगों ने साथ साथ कवर करी है। अब एग्ज़ाम आप लोगों का बस आ ही चुका है। आज फ्राइडे, देन सैटरडे और संडे को जाके आप लोगों को बैटल ग्राउंड पर लड़ाई करनी है। तो अब जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं तो सबसे पहली बात अपने आप को कूल माइंड में रखना है ना। ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। अब जितना भी आपने पिछले कुछ महीनों में पढ़ाई की होगी, सिर्फ और सिर्फ वही काम आने वाली है। अब आप सोच लो कुछ नया पढ़ लो, उससे बहुत ज़्यादा कुछ फ़ायदा होगा, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है। तो बेहतर ये है कि जो अभी तक आप जो भी पढ़ के आए हो उसका रिवीजन स्ट्रॉन्ग करो, और ये इंश्योर करो कि जितना आपने पढ़ा है उससे अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपसे नहीं छूटना चाहिए। ठीक है। ये इंश्योर करिए और आगे बढ़िए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सर। आज के क्वेश्चन, आज हम लोग जनरल साइंस के क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड कंट्रोल्स द ब्लड प्रेशर? थैलेमस ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैंक्रियास ग्लैंड। इनमें से ब्लड प्रेशर कौन कंट्रोल करता है? हाँ जी। ब्लड प्रेशर के लिए कौन सा इनमें से रेस्पॉन्सिबल है? बिल्कुल सही जवाब। करेक्ट आंसर इज एड्रीनल ग्लैंड रेस्पॉन्सिबल है ब्लड प्रेशर के लिए। एड्रीनल का मतलब ही होता है, एड मतलब नियर और रीनल मतलब रिलेटेड टू किडनीज। रीनल वर्ड किडनी से रिलेटेड है, तो ये किडनी अगर आप देखोगे, ठीक है, एक मिनट। हाँ। तो ये दो क्या है, ये बीन शेप्ड हमारे किडनीज हैं। तो इन किडनीज के ऊपर वाला जो पोर्शन है वो क्या है, एड्रीनल ग्लैंड है। इनका काम होता है हार्मोन्स रिलीज करना, हार्मोन्स रिलीज करना। ठीक है। तो जो डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स ये रिलीज करते हैं, एपिनेफ्राइन रिलीज करते हैं, नोरेपिनेफ्राइन, हाइड्रोकोर्टिजोन, कॉर्टियोकोस्टेरोन। तो ये हार्मोन्स रिलीज करके बॉडी को कंट्रोल करते हैं। जैसे कई बार आपकी बॉडी में क्या होता है, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। तो उस स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करने के लिए एपिनेफ्राइन हार्मोन रिलीज किया जाता है। उससे क्या होता है, वो तुरंत आपके बॉडी की हार्ट रेट बढ़ा देगा,
ब्लड शुगर लेवल बढ़ा देगा। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कई बार टेंशन में कि चॉकलेट खा लेना चाहिए। चॉकलेट खाने से क्या होता है, आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, जो आपको स्ट्रेस कम करने में मदद करता है। ठीक है, तो इसी तरह से अलग अलग एक्टिविटीज के लिए अलग अलग सिचुएशंस में जो ये एड्रिनल ग्लैंड है वो अलग अलग तरह के आपके हॉर्मोन्स को रिलीज करता है। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर और मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज को भी कौन कंट्रोल करता है, ये करता है आपका सर एड्रिनल ग्लैंड। तो करेक्ट आंसर इज एड्रिनल ग्लैंड। गुड मॉर्निंग नाम्पी जी, गुड मॉर्निंग बोदाक जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इन विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर द lymphocyte cells formed? लीवर, बोन मैरो, पैनक्रियाज या स्प्लीन? जो लिम्फोसाइट सेल्स हैं या कह लो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो कहाँ पर बनती हैं, लीवर में या बोन मैरो में या पैनक्रियाज में या फिर स्प्लीन में? पीडीएफ डेली सेंड हो रहा है, आप कैसे कह सकते हो पीडीएफ नहीं मिल रहा है? डेली आपको पीडीएफ भेजा जा रहा है और डेली मैं क्लास में जाने से पहले बोल के जाता हूँ, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9990784642। इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो नहीं मिल रहा है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, ये डेली मैं इन्फॉर्म कर रहा हूँ। हाँ, तो लिम्फोसाइट सेल्स आपको कहाँ बनती दिखेंगे, बिल्कुल जो रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स दोनों कहाँ बनती हैं सर, आपका बोन मैरो में। बोन मैरो क्या होता है, बोन के अंदर एक ये सॉफ्ट स्पॉन्जी पोर्शन होता है। ठीक है, बोन के अंदर ये सॉफ्ट स्पॉन्जी बोन का एक पोर्शन होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, बोन मैरो। जैसे आपका जो फेमुर होती है, जो थाई की बोन होती है, जनरली जो थाई की बोन होती है उसे क्या कहते हैं, फेमुर बोन। जो लंबी लंबी बोन्स होती है, हर बोन में नहीं मिलेगा, जो लॉन्ग बोन्स होती है बॉडी की उसमें इस तरह का ये एक स्पंजी मटेरियल मिलता है जिसे क्या कहते हैं, बोन मैरो। और यही रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर्मेशन ऑफ द न्यू ब्लड सेल्स। ठीक है, जब वो इमैच्योर कंडीशन में होती हैं तो उन्हें कहते हैं स्टेम सेल्स। जब ब्लड सेल्स इमैच्योर कंडीशन में होती हैं उन्हें कहते हैं स्टेम सेल्स। फिर वो आगे चल के कुछ बनती है रेड ब्लड सेल्स, कुछ बनती हैं आपका वाइट ब्लड सेल्स। जैसे कभी कभी बॉडी में ब्लड कैंसर हो जाता है, ठीक है, या ल्यूकेमिया हो जाता है, इस तरह की बीमारियों में आपका एक तरीके से ब्लड कैंसर हो गया तो ब्लड के फ्लो को कैसे कंट्रोल करोगे, ब्लड को कैसे रिप्लेस करोगे, तो उसके लिए क्या रिप्लेस किया जाता है, बोन मैरो रिप्लेस किया जाता है। ठीक है, बोन मैरो रिप्लेस होने से क्या फायदा होगा, अब आपका जो नया ब्लड बनेगा वो कैंसर फ्री होगा। ठीक है, तो वहां पर भी बोन मैरो को रिप्लेस किया जाता है। तो बोन मैरो इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी। जैसे कई बार आप लोगों ने देखा होगा जो बीफ वगैरह खाते हैं तो जो बीफ में थाई की बोन होती है, ठीक है, जैसे दिल्ली आओगे तो नल्ली निहारी नाम से फेमस है, नल्ली निहारी पता नहीं आपने सुना कि नहीं सुना। तो उसके अंदर कुछ गूदा सा निकलता है, सॉफ्ट सा पोर्शन, एक बोन होती है, ठीक है, तो उसके अंदर एक सॉफ्ट सा पोर्शन निकलता है, वही क्या होता है आपका बोन मैरो। ठीक है, वही गूदा क्या होता है आपका बोन मैरो। क्लियर है सर? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ एंटीजन? एंटीजन का काम क्या होता है, लोअर बॉडी टेम्परेचर, destroy harmful bacteria, triggers the immune system, used as an antidote to poison? भूख लग गया सुन के सुबह सुबह। उसके पीछे लड़ाई भी बहुत होती है। हाँ जी, तो एंटीजन का काम क्या है?
बिल्कुल सही बात है जी। हाँ, इसमें आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए क्वेश्चन नंबर 3 में। ये केले के छिलका वाला क्वेश्चन है, इसमें स्लिप हो गए। देखो होता क्या है, एंटीजन जो होता है ना, ये पैथोजन के साथ आता है। पैथोजन क्या होता है, कोई भी फॉरेन एलिमेंट जो बॉडी में एंटर कर रहा है, जैसे बैक्टीरिया, कोई वायरस है ना, कोई फंगस जो बॉडी में एंटर कर रहा है, कोई भी फॉरेन एलिमेंट, वो कहलाता है पैथोजन। ठीक है, तो पैथोजन के ऊपर ये आपका लग के आता है, पैथोजन के ऊपर ये लग के आता है। कई बार बॉडी में भी पाए जाते हैं, अलग अलग तरह के एंटीजन्स होते हैं। ठीक है, तो एंटीजन का काम क्या होता है, अनाउंसमेंट करना। एंटीजन, एन से एंटीजन और एन से अनाउंसमेंट, ये आते ही बॉडी में क्या करेगा, अनाउंस कर देगा कि पैथोजन आ चुका है। हजरात अवेयर हो जाओ, बॉडी में पैथोजन आ चुका है। तो जैसे ही ये अनाउंस करेगा, बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या डेवलप कर देगा, एंटीबॉडी डेवलप कर देगा। और ये एंटीबॉडी किससे फाइट करेगा, पैथोजन से फाइट करेगा। ठीक है, एंटीजन का काम क्या है, एक अनाउंसमेंट कर देना है, बॉडी को अवेयर कर देना है कि बॉडी में पैथोजन आ गया है, बाहर से आक्रमण हो चुका है। तो वो क्या क्रिएट करेगी, बॉडी एंटीबॉडी क्रिएट करेगी, और वो एंटीबॉडी किससे लड़ेगी, पैथोजन से लड़ेगी। ठीक है, तो जो लोग आप बता रहे हैं इट डेस्ट्रॉयज हार्मफुल बैक्टीरिया, तो वो काम किसका है, एंटीबॉडी का है। ठीक है, एंटीजन का काम क्या है, इट जस्ट सिंपली ट्रिगर्स द इम्यून सिस्टम। Antigens are large molecules of proteins present on the surface of pathogen such as bacteria, fungi, viruses, and other foreign particles. When these harmful agents enter the body, it induces an immune response in the body for the production of antibodies. ठीक है, तो एंटीजन का काम क्या है, एंटीजन का काम सिर्फ इतना है कि ये बोल देगा कि अनाउंस कर देगा कि एंटीजन, वो फॉरेन एलिमेंट आ चुका है, पैथोजन आ चुका है, बॉडी से कहेगा रेडी हो जाओ। तो जैसे ही ये अनाउंस करेगा, उसके बाद एंटीबॉडी क्रिएट होगी। ठीक है, तो ये डिफरेंस भी होता है एंटीबॉडी और एंटीजन में। जैसी एंटीबॉडी क्रिएट होंगी, एंटीजन क्या होगा, एंटीजन आपका खत्म हो जाएगा। एंटीजन खत्म, फिर बॉडी में कौन स्टे करेगा, एंटीबॉडी। ठीक है, एंटीबॉडी लॉन्ग टाइम के लिए स्टे करती हैं, एंटीजन तो बस अपना अनाउंस करके अपना काम करके खत्म हो जाता है। लेकिन एंटीबॉडी उस बैक्टीरिया या उस पैथोजन से लड़ेंगी और एक लंबे टाइम तक हमारी बॉडी में स्टे करेंगी। ठीक है, तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी। इसीलिए एंटीजन को टेम्परेरी और एंटीबॉडी को हम क्या मानते हैं, परमानेंट मानते हैं। एंटीजन को टेम्परेरी और एंटीबॉडी को परमानेंट मानते हैं। तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा गड़बड़ कर गए, ध्यान रखिएगा, एंटीजन खुद नहीं मारता है, एंटीजन मरवाता है। ठीक है, ये इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करता है। क्लियर है सर, इज दैट क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप। हाँ जी, हाँ जी, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? Well, then move to the question number 4. Question number 4 is, which of the following process does not involve evolution of CO2? मेरे ख्याल से इससे आसान क्वेश्चन आज की डेट में नहीं मिलेगा, 5th क्लास का बच्चा भी इसको कर देगा। तो कंबशन, रेस्पिरेशन, फर्मेंटेशन एंड फोटोसिंथेसिस, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व इवोल्यूशन ऑफ CO2। हाँ जी, ये क्वेश्चन मतलब सीधा क्वेश्चन है, और इसमें भी आप लोग गलती कर रहे हैं, बड़े अफसोस की बात है।
भैया सारे ऑप्शन तो पढ़ लो। एक बार और सोच लो, सोच लो। अरे बेधड़क सी लगाए जा रहे हैं, क्या बात है। करेक्ट आंसर इज फोटोसिंथेसिस। ठीक है। Photosynthesis is a process by which phototrophs convert light energy into chemical energy which is later used to fuel cellular activities. फर्मेंटेशन में भी CO2 रिलीज होता है। फर्मेंटेशन की रिएक्शन जाके देखिएगा, फर्मेंटेशन में भी CO2 रिलीज होता है। फोटोसिंथेसिस में CO2 एब्जॉर्ब होता है और सनलाइट के साथ मिलके ये आपका ग्लूकोज बनाता है और क्या रिलीज करता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है। ठीक है। अरे मैंने उनके लिए बोला था, सोच लो जो सी लगा रहे थे, डी वाले भी बहक गए। क्वेश्चन पढ़ो। Evolution does not involve, ठीक है, does not involve evolution of CO2, यानी जिसमें से CO2 इवॉल्व नहीं होता है, ऐसी प्रोसेस बतानी है जिसमें से CO2 नहीं निकलता है। ठीक है। रेस्पिरेशन में तो पता है CO2 निकलता है, कंबशन अगर कुछ भी जलाओगे तो CO2 निकलता है, और फर्मेंटेशन में भी CO2 निकलता है। ठीक है। आपका जो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें CO2 एब्जॉर्ब होता है, ना कि इवॉल्व होता है। ठीक है। CO2 एब्जॉर्ब होता है और क्या निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है। ठीक है। कंफ्यूजन कैसा था, मैं हमेशा बोला हूं जहां पर नॉट वर्ड लग जाए जिस क्वेश्चन में, हमेशा जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना तो ये जरूर देखना कहीं नॉट वर्ड तो नहीं आ रहा है। तो जहां पर भी नॉट वर्ड लग जाए उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। ठीक है। वही मैं कह रहा हूँ, उल्टा समझ लिया ना। तो डज नॉट इन्वॉल्व की बात हो रही है। तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन इवॉल्व होता है और CO2 एब्जॉर्ब होता है। फर्मेंटेशन में भी CO2 इवॉल्व होगा। ठीक है। फोटोसिंथेसिस एक लौता ऐसा प्रोसीजर है चार ऑप्शन में जहां पर CO2 एब्जॉर्ब होगा और ऑक्सीजन इवॉल्व होगा। इज दैट क्लियर और नॉट? हाँ जी सर, अब तो चलो ठीक है, गलती हो गई, गलत कर लिया, लेकिन अभी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस और नो, यहाँ अब तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो कोई दिक्कत नहीं, गलती हो गई। जो गलती करनी है यहीं कर लो, एग्जाम में नहीं करनी है। ठीक है। जो गलती करनी है यहीं करनी है, एग्जाम में जाकर नहीं गलती करनी है। ठीक है, समझ रहे हैं? और राइट सर। मैं तो सोच रहा था इसका आंसर सही आएगा। चलो कोई नहीं, अगला क्वेश्चन ट्राई करो। नेम द हार्डेस्ट मटेरियल प्रेजेंट इन द बॉडी। हाँ, नेम द हार्डेस्ट मटेरियल प्रेजेंट इन द बॉडी। डेंटिन, पल्प, एनामिल या नन ऑफ द अबव। आपको हिंट के लिए बता दूं, डेंटिन, पल्प, एनामिल ये सब दांत के पार्ट हैं, ये सब दांत के ही पार्ट हैं। डेंटिल, पल्प, एनामिल
आपको बताना है बॉडी में हार्डेस्ट मटेरियल कौन है इन तीन में से, या इनमें से कोई भी नहीं है। बड़ी गजब की बात है, जो क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था सही का बताएंगे वो गलत कर दिया, और जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था नहीं पता होगा उसमें बिंदास आंसर आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, करेक्ट आंसर इज एनएमएल। ये सी नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा, सी होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर इज एनएमएल। तो ये जो आउटर कवरिंग होती है हमारे दांत की, जिससे दांत हमारे वाइटिश दिखाई देते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है पीले पीले दांत होते हैं तो उनको क्या करवानी पड़ती है, एनेमल की दोबारा से कोटिंग करानी पड़ती है। तो ये जो वाइटिश पोर्शन होता है हमारे दांतों का, ये क्या कहलाता है, एनेमल कहलाता है। ठीक है, और इसके नीचे क्या होता है, डेंटिन होता है। मिडल डेंटिन, प्राइमरी डेंटिन, सेकेंडरी डेंटिन, प्री डेंटिन, ये सब क्या है, डेंटिन है। फिर उसके बाद ये इसके अंदर जो पोर्शन होता है ये पल्प होता है। पल्प से तो वैसे ही फील कर सकते हो, पल्प से तो आप वैसे ही फील कर सकते हो कि मतलब सॉफ्ट पोर्शन होता होगा। ठीक है, तो डेंटिन, सीमेंटम, पल्प, ये तीन पार्ट और होते हैं, और उसके अलावा इनेमिल होता है। तो इन सब से मिलके आपका क्या बनता है, टीथ बनता है। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना कि डेंटिन, सीमेंटम, पल्प, ये सब किसके पार्ट हैं, दांत के ही पार्ट हैं। बहुत ही डेंसली पैक्ड मिनरल्स होते हैं। हार्डनेस के मामले में जैसे सबसे हार्डेस्ट आपका एक स्केल होता है ना, मोज स्केल होता है, उस पर हार्डनेस नापी जाती है। तो हार्डनेस के मामले में अगर जैसे आपका डायमंड है 10 नंबर पे आता है। ठीक है, डायमंड हार्डेस्ट मटेरियल माना जाता है। ठीक है, वो 10 नंबर पे आता है। तो आपका ये जो एनिमल है ये 5 नंबर पे आता है। ठीक है, हार्डनेस के मामले में अगर आपका जो डायमंड है, जैसे मोज स्केल हार्डनेस मेजर करता है, तो डायमंड का अगर 10 नंबर पे है तो एनिमल आपका कितने नंबर पे है, 5 नंबर पे। तो इतना हार्ड होता है आपका एनिमल, इससे हार्ड कोई और क्वेश्चन नहीं है बॉडी का। चलो, बहुत बढ़िया बात है, कोलगेट एड से कुछ तो सीखने को मिला है ना। इतने बचपन से एक ऐड देखते आ रहे, कुछ तो याद रहा उससे। चलो, well, then coming to the next question, question number 6. Who discovered cell in 1665? Robert Hooke, Robert Crook, David Thomson, Mary Francois. सेल किसने डिस्कवर की थी 1665 में, हुक, क्रूक, थॉमसन या फ्रैंकोइस? बिल्कुल सही बात है, सेल किसने डिस्कवर की थी, ये बहुत आसान क्वेश्चन था, रॉबर्ट हुक ने। लेकिन रॉबर्ट हुक ने सिर्फ ऐसा बता दिया था, एक आइडिया दे दिया था कि हाँ सेल वगैरह कुछ होती है ना। उसने सेल का स्ट्रक्चर नहीं बता पाया था, क्योंकि उसका माइक्रोस्कोप इतना एडवांस नहीं था कि वो और ज्यादा डिटेल में देख पाता। तो वो बस बता के चला गया था कि ऐसा कुछ होता है। फिर बाद में सेल का स्ट्रक्चर आपका जो ल्यू होक आएगा, ठीक है, उसको आप आगे देखोगे, ल्यू होक ऐसी कुछ नाम था, वो आगे आपको बताएगा कि हाँ सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है। बाकी सेल जैसा कुछ होता है उसको किसने बताया था, रॉबर्ट हुक ने बताया था। ठीक है, रॉबर्ट हुक के बारे में अगर हम बात करें, मैथमेटिक्स में भी उसका योगदान है, मैकेनिक्स में भी है, एस्ट्रोनॉमी में भी है, और साथ ही सेल थ्योरी तो दी थी उसने, साथ ही साथ माइक्रोस्कोप को इन्वेंट भी किया था। मतलब उसने ये बहाना नहीं किया कि भैया हमारे पास माइक्रोस्कोप नहीं है तो हम सेल कैसे देखें। ठीक है, तो उसने पहले माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया, और माइक्रोस्कोप इन्वेंट करने के बाद उसने एक पीस ऑफ कॉर्क लिया और उसमें सेल को इन्वेंट किया। ठीक है, तो पहले माइक्रोस्कोप लिया, माइक्रोस्कोप बनाया, और उस माइक्रोस्कोप से सेल बनाया, तो बैक टू बैक दनादन उसकी इन्वेंशन बनती चली गई। ठीक है, तो इतना काबिल आदमी था रॉबर्ट। तो उसने ऐसा नहीं कि कंप्लेन किया कि भैया इंस्ट्रूमेंट नहीं है हम कैसे काम करें, है ना। तो कंप्लेनिंग एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, अगर करने वाला है तो हर सूरत से कर ले जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं, करने वाला हर सूरत से कर ले जाएगा। बेचारे के पास माइक्रोस्कोप नहीं था तो उसने पहले माइक्रोस्कोप बनाया, तब उसने सेल डिस्कवर किया। ठीक है, तो बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी है रॉबर्ट हुक की। तो आउट ऑफ द रेस्पेक्ट रॉबर्ट हुक का नाम याद रखेंगे, 1665 में सेल डिस्कवर किया था। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7.
Name an organelle which serves as a primary packaging area for molecules that will be distributed throughout the cell. ठीक है, तो जो भी सेल के अंदर आपका पैकेजिंग होती है और जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो वो काम कौन करता है? तो सेल के अंदर पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टेड्स, या गोल्गी एपैरेटस, या वैक्यूल? हाँ जी, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें? बिल्कुल सही बात है, करेक्ट आंसर इज गोल्गी एपैरेटस। तो जो भी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स और लिपिड्स बनते हैं, उसको स्टोर करना, पैकेज करना, ट्रांसपोर्ट करना, ये सारा काम कौन करता है? ये जो आप देख रहे हो ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, ये क्या है? ये गोल्गी एपैरेटस, ठीक है। ये काम कौन करेगा आपका? गोल्गी एपैरेटस, बिल्कुल डाक खाने का काम करता है गोल्गी एपैरेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज रोडेंटिसाइड? आसान सवाल है। अ मेडिसन टू किल वर्म्स, अ मेडिसन टू किल एनिमल्स, अ लुब्रिकेंट, अ पेस्टिसाइड। रोडेंटिसाइड किस काम आता है? A medicine to kill worms, a medicine to kill animals, a lubricant और pesticide। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए। देखो, इसका करेक्ट आंसर इज टू किल एनिमल्स। एनिमल्स में किसको मारता है? रोडेंट्स को, ठीक है। रोडेंट्स जैसे चूहे वगैरह होते हैं ना, जो जो चूहे वगैरह होते हैं, ठीक है, उनको मारता है, तो उन्हें क्या कहते हैं? रोडेंट्स कहते हैं। तो ये भी एक तरीके का पेस्ट है, ये भी एक तरीके का पेस्टिसाइड है। पेस्टिसाइड है एक तरीके का। जैसे एक होता है इंसेक्टिसाइड जो इंसेक्ट्स को मारता है, एक होता है हर्बिसाइड्स जो प्लांट्स को मारता है, एक होता है रोडेंटिसाइड। जैसे ये रोडेंटिसाइड, ये रोडेंट्स, ये जैसे चूहे और जो माइस है उनको मारेगा। बैक्टीरियासाइड्स वो बैक्टीरिया को मारेगा। फंगीसाइड्स फंगिया को, फंगाई को मारेगा। लार्विसाइड्स लार्वा को मारेगा, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट साइड्स का मतलब क्या है? मारने वाले, ठीक है। तो ये भी एक तरीके का पेस्टिसाइड है और इसका नाम क्या है? रोडेंटिसाइड। ये कुछ एनिमल्स को मारने काम आता है ना। फर्स्ट टाइम सुना है ना, तो अब नहीं भूलना। हाँ, तो अब ध्यान रखना इसका आंसर, ठीक है। तो अ मेडिसन टू किल रोडेंट्स, रोडेंट्स भी एक टाइप ऑफ एनिमल्स हैं, तो रोडेंट्स को मारने के काम आता है आपका रोडेंटिसाइड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। Which of the following is not a radioactive element? Astatine, francium, titanium, zirconium। एक जैसे नाम लग रहे हैं, लेकिन फिर भी फर्क करके बताना इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिव नहीं है। हाँ जी, इनमें से बताना कौन सा एक ऐसा एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिव नहीं है। बिल्कुल करेक्ट आंसर इज जिरकोनियम। तो इस तरह से सिल्वर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिरकोनियम का, ठीक है। इट इज हाईली रेजिस्टेंट टू हीट, तो हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन में हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। और भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में इसका यूज होता है। स्पेस एंड एरोनॉटिक इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। जेट इंजन बनाने में इसका यूज होता है, ठीक है। कोरोजन रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए इसको सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में यूज किया जाता है, क्योंकि जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं
वो कोरोजन रेजिस्टिव हमें बनाने होते हैं, क्योंकि अगर उसमें किसी भी तरह की जंग लग गई तो वो बॉडी में जाके किसी भी तरह का इंफेक्शन फैला सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर जिरकोनियम एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है। तो जिरकोनियम इज नॉट अ रेडियो एक्टिव मटेरियल। चलो इसको ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा आसान है, अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी पढ़े होगे तो बता दोगे, नहीं तो अदरवाइज कंफ्यूजिंग है, अगर नहीं पढ़ा होगा तो कंफ्यूजिंग भी है। The isotope of any atomic nucleus is in which? Isotope of any atomic nucleus. आइसोटोप किसे कहते हैं? कुल मिला के पूछ रहा है, आइसोटोप किसे कहते हैं? जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी सेम बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी डिफरेंट, या फिर जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी सेम बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी डिफरेंट, या जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों सेम हो, या जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों ही डिफरेंट हो। हाँ जी, तो इसमें से आइसोटोप किसे कहेंगे? आइसोटोप ऐसा है कि अगर पता है तो आसान है, नहीं पता तो बड़ा मुश्किल है। मैंने हमेशा से कहा है आइसोटॉप, टॉप से समझो एटॉमिक नंबर, ठीक है। और एटॉमिक नंबर क्या बताता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। तो अगर कोई भी चीज सेम, अगर अब वो आइसोटोप में क्या होगा? एटॉमिक नंबर सेम होगा। एटॉमिक नंबर सेम होगा तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। तो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कहाँ पर देखने को मिलेंगे? और अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो मास नंबर डिफरेंट होगा, ठीक है। मास नंबर डिफरेंट होगा। और मास नंबर किससे मिलता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से, यानी न्यूट्रॉन आपके डिफरेंट होंगे। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन बी बैठेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी सेम, ठीक है। ये प्रोटॉन्स डिफरेंट बोल रहा है, ये नहीं हो सकता है। ये प्रोटॉन्स डिफरेंट बोल रहा है, ये नहीं हो सकता है। और ये बोल रहा है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों सेम हो, जबकि हमने देखा प्रोटॉन्स सेम होंगे बट न्यूट्रॉन्स क्या होंगे? डिफरेंट होंगे, तो ये भी नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर इज बी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बी सेम बट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बी डिफरेंट, ठीक है। आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो। आइसोबार जस्ट उसका उल्टा होता है, मास नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। तो आइसोबार याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली किसे याद रखो? आप सिंपली याद रखो आइसोटोप को। एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए, मास नंबर डिफरेंट होना चाहिए। और एटॉमिक नंबर किसे कहेंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। और मास नंबर किसे कहेंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को। आइसोटोप्स के एग्जांपल जैसे 1H1, 1H2, 1H3, ठीक है। इसमें तीनों में हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है बट जो मास नंबर है, ठीक है, 1, 2, 3 वो डिफरेंट है। आइसोबार जिनमें एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, मास नंबर सेम हो, जैसे आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, तीनों का मास नंबर सेम है 40 बट एटॉमिक नंबर अलग है 18, 19, 20, ठीक है सर। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है आइसोटोप एंड आइसोबार में। ये क्लियर रहेगा कि नहीं रहेगा? यस और नो? इज दैट क्लियर और नो? यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए, और यहाँ तक अगर चीजें क्लियर है तो प्लीज गिव मी थम्स अप। हाँ जी सर, यहाँ तक कोई डाउट है तो प्लीज बताइए, अदरवाइज गिव मी थम्स अप। हाँ जी सर। ऑलराइट।
कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 11, द नंबर ऑफ आइसोटोप्स इन द हाइड्रोजन। अभी पढ़ के आए हैं सर, हाइड्रोजन के आइसोटोप 1H1, 1H2, सॉरी मास नंबर इनका डिफरेंट है ना, ठीक है। 1H1, एटॉमिक नंबर तो तीनों का 1 ही है। 1H2, 1H3, ठीक है। तो हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स होंगे, जस्ट अभी देख के आए हो, जस्ट दो, कैसे दिखी थी, अभी जस्ट देखा, अभी जस्ट दिखा के आया हूं मैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप थे ना, देखो 1H1, 1H2, 1H3, ठीक है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं। तो नंबर ऑफ आइसोटोप्स इन द हाइड्रोजन, करेक्ट आंसर इज 3। ध्यान रखिएगा। चलो 12th वाला बताओ, लार्जेस्ट सेल किसकी होगी, इनमें से सबसे बड़ी सेल कौन सी, नर्व सेल, ओवियम या एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। अभी तक का दुनिया में सबसे बड़ा सेल किसका देखा गया, नर्व सेल, ओवियम, एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। एग जो होता है वो सिंगल सेल्ड होता है, किसी का भी हो, भले वो ऑस्ट्रिच का क्यों ना हो। तो ये सारे एग्स क्या होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं। तो अगर सिंगल सेल्ड है और ऑस्ट्रिच का अंडा तो आपको पता ही है कितना बड़ा होता है, तो एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच विल बी द करेक्ट आंसर। लार्जेस्ट सेल किसका कहोगे, एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच का, ठीक है। शुतुरमुर्ग कहते हैं ऑस्ट्रिच को। तो उसका अंडा आप देख सकते हो, मतलब एक हैंड के कंपैरिजन में देखो तो साइज कितना बड़ा होता है, मतलब एक शुतुरमुर्ग के अंडे से एक पूरा घर पार्टी कर सकता है ऑमलेट की, है ना, इतना होता है। न्यूरॉन सेल से बड़ा होता है, नर्व सेल हमारी बॉडी में होती है, ठीक है। उससे भी बड़ा होता है ये, नर्व सेल से भी बड़ा होता है, एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, ठीक है। टेस्टी होगा, कभी मिले तो ट्राई करना। चलो तो आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द चंद्रयान 3 मिशन रिलेटेड टू। चंद्रयान 3 मिशन किससे रिलेटेड है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, लूनार प्रोब है, नेविगेशन सैटेलाइट है, या एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इन चार में से कौन सी सैटेलाइट से रिलेटेड है चंद्रयान 3 मिशन। हम्म, अपना सेल बढ़ जाएगा उसके चेक खाने से, बिल्कुल करो। चलो जी, चंद्रयान 3 मिशन सर बताओ। अब ये तो सर मैं मान के चलता हूँ, ये अगर नहीं बता पाए तो फिर क्या ही है, फिर क्या बचता दुनिया में। विकी जी इस बार भी आप कहोगे गलती से टाइप हो गया। जिन्होंने इसमें गलत आंसर करा है उनको मैं एक बार फिर मौका दे रहा हूँ, उसको सही कर लें। चंद्रयान 3 मिशन किसी किससे रिलेटेड है, चंद्रयान से समझ लो सर, चंद्रा, चंद्रा मतलब मून, ये मून से रिलेटेड है ना। और लूनार क्या मतलब होता है, मून से रिलेटेड होता है। तो ये मून को चेक करेगा। पहले हम लोगों ने चंद्रयान 1 भेजा था, तो वो क्या कर रहा था, बस मून के अराउंड ऑर्बिट करता है। चंद्रयान 1 क्या करता है, मून के अराउंड ऑर्बिट करता है और वहां से सैटेलाइट से इमेजेस मून की हमें भेजता है। और चंद्रयान 1 ही रीजन था कि हमें ट्रेसेस ऑफ वाटर मिले थे, ठीक है। ट्रेसेस ऑफ वाटर मून पर है, चांद पर पानी है, ये किसने बताया था, चंद्रयान 1 ने बताया था, ठीक है। देखो एपीएसएसबी को क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो मतलब सिंपली पता है वो कट कट टू करके आंसर लगाए आना है, ठीक है। वो इतना ऐसा नहीं बहुत डिटेल में आई, यूपीएससी का पेपर नहीं है ये, जो पता है लगा दो, ठीक है।
तो चंद्रयान वन था सर, वो सिर्फ यहाँ यहाँ ऑर्बिट कर रहा था, मून की सरफेस पर लैंड नहीं कर रहा था, ठीक है। लेकिन फिर हमने चंद्रयान टू बनाया। चंद्रयान टू में हमारा जो मेन काम था ये था कि एक लैंडर और रोवर मून की सरफेस पे भेजा जाएगा, ठीक है। एक लैंडर होगा, लैंडर क्या होगा, मून की सरफेस पे लैंड करेगा, और उस लैंडर में से एक रोवर निकलेगा, और वो रोवर पूरे मून के चक्कर लगाएगा और मून से सैंपल इकट्ठा करेगा, ठीक है। लेकिन करना क्या था, इस लैंडर को हमें मून की सरफेस पे लैंड कराना था। चंद्रयान टू भी लगभग सक्सेसफुल हो गया था, लेकिन जो लास्ट स्टेप था कि वो जो लैंडर था उसको सरफेस पे लैंड कराना था, तो सॉफ्ट लैंडिंग करानी थी। लेकिन यहाँ से लैंडर से कनेक्शन जो भी हुआ टूट गया, या जो भी हुआ, ये लैंडर धड़ाम से नीचे गिरा, ठीक है। जो सॉफ्ट लैंडिंग होनी थी वो नहीं हो पाई, ये लैंडर बहुत मतलब तेजी से नीचे गिरा, जिसकी वजह से ये टूट गया, फिर इससे कनेक्शन हमारा छूट गया। तो चंद्रयान टू फिर फेल हो गया, ठीक है। फिर चंद्रयान टू के बाद वी आर नाउ बैक विद द चंद्रयान थ्री। अब चंद्रयान थ्री में अभी हमने देखो चंद्रयान थ्री लॉन्च कर दिया है, अभी वो मून के ऑर्बिट में आई थिंक पहुंच गया है। फिर वहां से एक लैंडर होगा, वो फिर निकलेगा, वो लैंडर किस पे जाएगा, मून की सरफेस पे जाएगा, और उसमें से एक रोवर निकलेगा। रोवर क्या होगा, एक गाड़ी होगी जो यहाँ पूरे मून के चक्कर लगाएगी, और वहां से जो भी सैंपल्स होंगे उनको कलेक्ट करेगी और वापस से लैंडर में लेके आएगी, ठीक है। तो अभी रोवर से क्या है, और डिटेल में मून की जानकारी हमें मिल जाएगी। रोवर हमें और डिटेल में जानकारी दे देगा मून के बारे में, क्योंकि वो मून की सरफेस पे ट्रैवल करेगा, ठीक है। यहाँ से उसे कंट्रोल किया जा सकेगा इसरो के सेंटर से। तो ये जो सारे मिशन हैं ये किसके लिए हैं, मून के ऊपर नजर रखने के लिए, मून के ऊपर रिसर्च करने के लिए, ठीक है। अभी तक ये सारे मिशंस में यूएस काम कर रहा है, रशिया काम कर रहा है, चाइना काम कर रहा है। अगर ये रोवर मून की सरफेस पे लैंड हो जाता है तो ये इंडिया का थर्ड लूनर मिशन होगा और सेकंड अटेम्प्ट होगा, और ऐसा करने पे हम दुनिया की चौथी कंट्री बन जाएंगे जो मून पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पा रहे हैं। और हमारा टारगेट थोड़ा ज्यादा बड़ा है, हम लोग क्या है, मून के उस साइड पर जा रहे हैं जहां पर हमें जो साइड विजिबल नहीं है। अच्छा, ऐसा होता है कि जैसे जैसे अर्थ है सन के चक्कर लगा रही, वैसी वैसी मून भी अर्थ के चक्कर लगाता है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ मून का एक साइड दिखता है, ठीक है। जो मून का दूसरा साइड है उसे कहते हैं डार्क साइड। अभी तक वहां पर किसी ने भी लैंडिंग नहीं की है, अभी तक अगर लैंडिंग की है तो इस वाले साइड पे लैंडिंग की है। अगर ये डार्क साइड में हमारी लैंडिंग सक्सेसफुल हो जाती तो हम पहली कंट्री होंगे जो मून के डार्क साइड पे लैंड कर रहे हैं। ये साइड किसी को विजिबल नहीं होती है, हमें जो विजिबल होती है ये फ्रंट साइड विजिबल होती है मून की, ठीक है। चलिए सर, एक लैंडर मॉड्यूल है, एक प्रोपल्शन मॉड्यूल है, एक रोवर है। प्रोपल्शन मॉड्यूल क्या करेगा, इसको ऑर्बिट में घुमाएगा, ठीक है। एक सैटेलाइट को मून के ऑर्बिट में घुमाने का काम किसका, प्रोपल्शन मॉड्यूल का। और लैंडर क्या है, जो लैंड करेगा, और रोवर उसमें से एक गाड़ी निकलेगी, ठीक है सर। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं, क्लियर हैं तो गिव मी ए थम्स अप। कल का मॉक टेस्ट में ओटीपी ही नहीं आ रहा था, ओटीपी नहीं आ रहा था, तो नेटवर्क वगैरह हो सकता है कुछ गड़बड़ हो, है ना। एक बार फिर से ट्राई कर लेना, आप नहीं हो पाए तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। नहीं तो फिर आप ऐप डाउनलोड कर लेना, ऐप से डायरेक्ट जाके डायरेक्ट आप टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट पीएससी एंड्रॉयड फोन से ऐप डाउनलोड कर लो आप, उसमें आपको फ्री टेस्ट वाले सेक्शन में जाके फ्री मॉक टेस्ट वन मिल जाएगा, उसको डायरेक्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। रोवर का नाम, हाँ वही नहीं नहीं, लैंडर का नाम विक्रम है और रोवर का नाम प्रज्ञान है, ठीक है। ठीक है, जो चंद्रयान टू में था ना, लैंडर का नाम विक्रम है, और जो आपका रोवर है, जो गाड़ी उसमें से निकलेगी, उसका नाम क्या है, प्रज्ञान।
ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और टेस्ट देने में कोई भी अगर तकलीफ आ रही है तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना, 9990784642, ठीक है, देख लिया जाएगा क्या दिक्कत है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हैवीएस्ट रॉकेट ऑफ इंडिया। रॉकेट कह लो या जो हमारे पास जो भी सैटेलाइट लॉन्चर्स हैं, ठीक है, अभी चंद्रयान 3 जिससे भेजा गया, तो चार ऑप्शन है, GSLV Mark 3, RS-75, RS-300, RS-200। मिशन में आई थिंक कुछ, देखो न्यूज में तो था वो, हाँ, आदि पुरुष से कम बजट में भेजा गया है, कुछ 600 टू 700 करीब, 600 टू 700 के करीब खर्चा आया है, ठीक है। हम्म, देखो बाकी तीन ऑप्शन तो एक्चुअल में सैटेलाइट लॉन्चर्स हैं भी नहीं, वो बस साउंड रॉकेट्स के नाम है। तो करेक्ट आंसर इज GSLV MK3 या GSLV Mark 3। तो अभी तक जो इसरो के पास जितने भी सैटेलाइट लॉन्चर्स है उसमें से जो सबसे हैवीएस्ट है वो कौन सा है, GSLV MK3। इसी ने आपका चंद्रयान 3 पे मिशन लॉन्च किया था, ठीक है। चंद्रयान 3 की सैटेलाइट भी किसने लॉन्च की थी, GSLV MK3 ने लॉन्च की थी, इसको ध्यान रखिएगा। देखो एग्जैक्ट कोई नहीं पूछेगा आपसे कि छः साढ़े, वैसे 650 के करीब, 650 करोड़ के करीब बजट था, ठीक है, लेकिन लमसम याद रखो 600 टू 700। एग्जैक्ट तो कोई पूछने भी नहीं वाला है ना, बजट भी नहीं पूछेगा, वैसे तो 650 करोड़ था वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट ब्रह्मोस मिसाइल। चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा गलत है रिगार्डिंग ब्रह्मोस मिसाइल। बिल्कुल, विच इज नॉट ट्रू अबाउट ब्रह्मोस मिसाइल। तो देखो चार ऑप्शन है, तीन तो बहुत टेक्निकल लग रहे हैं, लेकिन पहला ऑप्शन पढ़ो, इट इज डेवलप्ड बाय द DRDO विद द हेल्प ऑफ USA। यहाँ पर चीजें गड़बड़ हो जाती, ब्रह्मोस इंडिया और रशिया का कोलैबोरेशन है, ना कि इंडिया और USA का। तो बाकी तीन ऑप्शन आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं, पहले ही बता देगा कि ये गलत है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट खुद कह देगा कि हम गलत हैं। ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया और रशिया का जॉइंट वेंचर है, ठीक है। यहाँ इंडिया की रिवर ब्रह्मपुत्रा और रशिया की रिवर मॉस्कवा, इन दोनों के नाम पर इसका नाम पड़ा है ब्रह्मोस, ठीक है। तो इसको तो मतलब अगर बाकी आप ऑप्शन नहीं भी पढ़ोगे तो भी ए ऑप्शन से बता पाओगे कि ये करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ब्रह्मोस इज ए कोलैबोरेशन ऑफ इंडिया एंड USA, सॉरी, इंडिया एंड रशिया। चलो क्वेश्चन नंबर 15। तो पहले ये बताओ, यहाँ तक 15 क्वेश्चन हो चुके हैं, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। अगर यहाँ तक चीजें क्लियर है तो प्लीज गिव मी थम्स अप। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए, फिर हम आगे बढ़ें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 16।
व्हेन इज आर्मी डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? आर्मी डे किस दिन मनाते हैं? 4 दिसंबर, 15 जनवरी, 28 फरवरी या 1 दिसंबर? हाँ, आर्मी डे किस दिन मनाते हैं? बिल्कुल सही जवाब, करेक्ट आंसर इज 15 जनवरी। और 15 जनवरी को ही आर्मी डे क्यों मनाते हैं? क्योंकि 1949 15 जनवरी, देखो 1947 में हमें आजादी मिल गई थी, लेकिन जो आर्मी थी वो भी अभी ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थी। मतलब जो आर्मी के जो जनरल थे, चीफ थे, वो भी अभी अभी भी ब्रिटिश पर्सन थे, ठीक है। वो आगे चल के 1949 को, ठीक है, 15 जनवरी 1949 को जो हमारे आगे चल के फील्ड मार्शल बने के एम करियप्पा जी, उनको कमांड दे दी गई थी, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स में से जो आपका जनरल सर फ्रांसिस बचर थे, द लास्ट ब्रिटिश पर्सन टू होल्ड दिस पोस्ट, वो उन्होंने अपनी पोजीशन किसको दे दी? के एम करियप्पा जी को दे दी। तो के एम करियप्पा जी 1949 में क्या बन गए? चीफ ऑफ द कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, ठीक है। जो जय हिंद का स्लोगन है वो भी फिर के एम करियप्पा जी ने अडॉप्ट कर लिया। तो अभी तक आर्मी में हाईएस्ट रैंक वैसे 4 स्टार रहती है, और जो एक्सेप्शनली बढ़िया काम करते हैं उनकी रैंक 5 स्टार की जाती है, ठीक है। इवन जो आपका तीनों फोर्सेस का, नेवी, ब्रिटिश नेवी, और ये आपका क्या कहते हैं, आर्मी और एयरफोर्स, इन तीनों का जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, उस वो भी एक 4 स्टार रैंक का जनरल होता है। लेकिन कोई जो एक्सेप्शनली वेल एक्सेप्शनली बेहतरीन काम करते हैं, उनकी रैंक 5 स्टार की जाती है। तो अभी तक आर्मी में अगर हम बात करें तो दो लोगों की रैंक 5 स्टार है। एक तो के एम करियप्पा जी, जो फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ हैं इंडियन आर्मी के, 15 जनवरी 1949 को जो आर्मी है वो इंडिया को हैंड ओवर की गई उनके हाथों। और एक थे आपके फील्ड, एक थे सैम मानिक शॉ। सैम मानिक शॉ जो थे वो आपका 1971 वॉर में आर्मी के चीफ थे। तो यही दो लोग हैं जिनके पास 5 स्टार की रैंक है, और जिनके पास 5 स्टार की रैंक होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? फील्ड मार्शल, ठीक है। तो ये कहलाएंगे फील्ड मार्शल के एम करियप्पा, और ये कहलाएंगे फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, ठीक है। सैम मानेकशॉ भी एक जबरदस्त पर्सनालिटी थे 1971 वॉर में इंडियन आर्मी के चीफ। इनके ऊपर अभी मूवी भी बन रही है, ठीक है। चलो, तो इंडियन आर्मी की शुरुआत आपका वही ईस्ट इंडिया कंपनी से होती है, जो बाद में ब्रिटिश इंडियन आर्मी बनती है और बाद में इंडियन आर्मी बनती है। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 1895, जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाई थी। उसके बाद ये ब्रिटिश इंडियन आर्मी बनी, और उसके बाद फिर आगे चल के यहीं से हमारी क्या बनती है, इनसे ही हमने पोजीशन ले ली, और फिर हम कहलाने लगे द इंडियन आर्मी, ठीक है सर। तो ये ध्यान रखना, पोजीशन किसने हैंड ओवर ली थी? के एम करियप्पा जी ने ली थी। किस दिन ली थी? 15 जनवरी 1949। इसीलिए 15 जनवरी को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? आर्मी डे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री इन द कंट्री? सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, आसाम राइफल्स। इनमें से कौन सी पैरामिलिट्री ओल्डेस्ट है दुनिया की? पैरा मतलब वो भी एक तरीके की मिलिट्री होती है, लेकिन उनको कंट्रोल डिफेंस मिनिस्ट्री नहीं करती है, उनको कौन करता है? होम मिनिस्ट्री कंट्रोल करती है, ठीक है। ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री की बात करेंगे तो आसाम राइफल्स इज द करेक्ट आंसर। आसाम राइफल्स आपका कब बनी थी? 1835 में बनी थी, ठीक है। तो पहले जो ब्रिटिश टी एस्टेट्स थे आसाम वाले एरिया में, ब्रिटिश के जो बागान थे चाय के, तो वहां पर
किसी भी तरह का ट्राइबल रेड या आसपास की एरिया से किसी भी तरह का ब्रिटिश की जो टी एस्टेट से उस पर हमला ना हो, उसके लिए इसको बनाया गया था। पहले कशाल नेवी कहते थे, फिर आगे चल के कहलाने लगी आसाम राइफल्स। ठीक है। आसाम राइफल्स की कहानी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, यानी ये होम मिनिस्ट्री के भी अंडर आती है और डिफेंस मिनिस्ट्री के भी अंडर आती है। ठीक है। जो भी इनके ऑपरेशंस होते हैं, कहाँ पर अटैक करना है, कहाँ पर क्या करना है, वो सब डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताती है। और जो भी इनकी सैलरी वगैरह के डिसीजंस होते हैं वो कौन लेता है, होम मिनिस्ट्री लेती है। तो ये बात भी काफी बार बार उठाई जाती है कि आसाम राइफल्स का स्टेटस क्लियर किया जाए, क्योंकि दो दो मिनिस्ट्रीज इसको कंट्रोल करती हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग। चार आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट दिए हैं। डेट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बस ये रेफरेंस के लिए काम आ जाती है। अगर पढ़ ली अच्छी बात है, बट एज सच याद करके बहुत कोई फायदा नहीं है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग। चार आपको लोकेशन दिए, बताना है कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है। पहला कह रहा है तारापुर महाराष्ट्र में, कुंदनकुलम तमिलनाडु में, कायगा उड़ीसा में, नरूरा उत्तर प्रदेश में। तो इन चारों में से क्या लगता है कौन सा गलत है। हाँ जी। तारापुर कह रहा है महाराष्ट्र में, कुंदनकुलम कह रहा है तमिलनाडु में, कायगा कह रहा है उड़ीसा में, नरोरा कह रहा है उत्तर प्रदेश में। तो इसमें से बिल्कुल सही बात है, जो इनकरेक्ट है वो कायगा है, क्योंकि कायगा इज नॉट इन उड़ीसा, इट इज इन कर्नाटका। ठीक है। कलपक्कम ये आपका तमिलनाडु में है। ठीक है। काकरापार गुजरात में है, तारापुर महाराष्ट्र में है, और नरोरा उत्तर प्रदेश में। ठीक है। तो कायगा ध्यान रखना इज नॉट इन उड़ीसा, उड़ीसा में कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है अभी। और कायगा कहाँ पर है, कर्नाटका में। यानी वेस्ट कोस्ट पे याद रखना, बस ये तमिलनाडु में है और कहीं नहीं है। वेस्ट कोस्ट पे सिर्फ तमिलनाडु में याद रखना और कहीं नहीं है। जो भी है ईस्टर्न साइड्स पे आपको न्यूक्लियर रिएक्टर्स मिलेंगे। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नियरेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन। और सर इससे आसान क्या सवाल, बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज द नियरेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन। क्वेश्चन नंबर 19, इसका आंसर करके मोटिवेट हो जाओ सर। क्वेश्चन नंबर 19 का सर आंसर करें और मोटिवेट हो जाएं। डिमोटिवेट करने के लिए नहीं लाए हैं हम ये क्वेश्चन, मोटिवेट करने के लिए लाए हैं। तो बराए मेहरबानी सही आंसर लगाएं। हाँ, ये तो सर मतलब अब इसमें गलत करोगे तो सर क्या ही करोगे। ठीक है। तो करेक्ट आंसर है, अब इसमें क्या ही सर गलत करोगे आप। करेक्ट आंसर इज मरकरी। ठीक है। क्लोजेस्ट प्लेनेट फ्रॉम द सन, मरकरी। स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। ठीक है। ये सन है, फिर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। ठीक है। मार्स और जुपिटर के बीच आपको याद होगा एक एस्टेरॉइड बेल्ट आती है। इधर वाले प्लैनेट इनर प्लैनेट कहलाते हैं, इधर वाले प्लैनेट आउटर प्लैनेट कहलाते हैं। ठीक है। इन सब में सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है, बिल्कुल मरकरी है। ठीक है। और सबसे बड़ा प्लैनेट वैसे तो जुपिटर होता है, लेकिन कई बार सवाल क्या आ जाता है कि जो इनर प्लैनेट्स हैं उसमें सबसे बड़ा प्लैनेट कौन है। ठीक है। तो अगर ऐसा सवाल आ जाए कि जो इनर प्लैनेट्स हैं उनमें सबसे बड़ा प्लैनेट कौन है, तो अर्थ लगा देना, अगर इनर प्लैनेट्स में पूछे। ओवरऑल पूछे तो जुपिटर। ठीक है। क्योंकि मार्स और जुपिटर के बीच में जो एस्टेरॉइड बेल्ट है वो प्लैनेट्स को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है, इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट। इस पर भी क्वेश्चन बन चुके हैं दो बार।
तो करेक्ट आंसर इज मरकरी। ठीक है, चलो 20 क्वेश्चन हो गए। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए, क्लियर है तो हम आगे बढ़े। हाँ जी सर, यहाँ तक चीजें क्लियर है तो प्लीज गिव मी थम्स अप। 20 क्वेश्चन हमने कर दिए, यहाँ तक चीजें क्लियर है तो एक बार लाइक कर दें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, बस 5 क्वेश्चन और बचे हैं, 20 क्वेश्चन करके हम लोग आ चुके हैं। While moving to the question number 21, which one of the following stars is the nearest star from the Earth? Pole star, comet, sun, asteroid। कौन सा स्टार अर्थ के सबसे नजदीक है? ये भी सर आसान सवाल है, थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो इससे आसान क्या ही मिलेगा। पोल स्टार, वो सर स्टार नहीं है, वो प्लैनेट ही है, उसको पोल स्टार क्या रहते हैं, वीनस को, बट वो है प्लैनेट ही। ठीक है, तो अर्थ के सर जो सबसे नजदीक स्टार है वो ऑब्वियसली सन है, वहीं से हमें सनलाइट मिलती है ना। उससे अगर कोई नजदीक होगा तो फिर सन को क्यों पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, which one of the following is not a planet of solar system? Mercury, Pluto, Venus, Saturn। which one of the following is not a planet of solar system? Question number 22। बिल्कुल करेक्ट आंसर इज प्लूटो। प्लूटो अब क्या बन गया है, ड्वार्फ प्लैनेट। ठीक है, प्लूटो क्या बन गया, अब एक ड्वार्फ प्लैनेट। द स्टेलर एंड सोलर सोर्स ऑफ एनर्जी इज, सन में जो रिएक्शन चल रही है वो कौन सी रिएक्शन है? न्यूक्लियर फ्यूजन है, फिजन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। ठीक है, इसमें मैं हिंट दे देता हूँ, न्यूक्लियर रिएक्शन चल रही है, लेकिन उसमें बताना है फ्यूजन है कि फिजन है। ठीक है, फिजन रिएक्शन कब होती है, जब ब्रेक डाउन होता है, जैसे थोरियम है, यूरेनियम 238 है, जो बड़े बड़े एटॉमिक नंबर हैं उनके ब्रेक डाउन में कौन सी रिएक्शन होती है, न्यूक्लियर फिजन। फिजन का मतलब होता है ब्रेक डाउन। ठीक है, फिजन बना है वर्ड फिजर से, और फिजर का मतलब होता है क्रैक। ठीक है, तो फिजन में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। और ब्रेक डाउन कब होता है, जब बड़े बड़े एटॉमिक नंबर होंगे, जब बड़े बड़े एटॉमिक नंबर होंगे तो वही तो टूटेंगे, तो उसे क्या कहेंगे, ब्रेक डाउन कहेंगे। और सन में हमें पता है हाइड्रोजन हीलियम मिलता है। ठीक है, सन में क्या है, हाइड्रोजन हीलियम। तो ये छोटे छोटे एटॉमिक नंबर है, तो जब छोटे छोटे एटॉमिक नंबर होते हैं तो ये फ्यूज होते हैं, फ्यूज का मतलब ऐड होते हैं। ठीक है, ये और क्या ब्रेक डाउन होंगे, बेचारे ऑलरेडी इतना छोटे हैं। ये बड़ा एटॉमिक नंबर है इसीलिए टूटने की कोशिश करता है, ये छोटे छोटे एटॉमिक नंबर है इसीलिए ये जुड़ने की कोशिश करेंगे, ये फ्यूज होने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये फ्यूज होने की कोशिश करेंगे, तो ये जो रिएक्शन करेंगे उसे कहेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, अगर ये ब्रेक होने की कोशिश करते तो फिजन कहते, लेकिन सन में हाइड्रोजन हीलियम है तो ये क्या करेंगे, फ्यूज होने की कोशिश करेंगे, और उसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। तो ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है सर, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? हाँ जी, न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन का मतलब क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बेसिक आइडिया मैंने दे दिया है ताकि कंफ्यूज ना करो आप, सन में फ्यूजन होता है। ठीक है, इतना तो लोगों को याद रह जाता है कि न्यूक्लियर रिएक्शन है, लेकिन वो फ्यूजन थी कि फिजन थी, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, बेचारे छोटे छोटे हैं क्या और टूटेंगे, है ना, तो वो फ्यूज करेंगे, ऐड करेंगे, तो वो कौन सी रिएक्शन करेंगे, फ्यूजन रिएक्शन करेंगे। वेल, बढ़िया बात है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मून। इसको लेके कंफ्यूजन भी रहती है, आज कंफ्यूजन दूर कर देते हैं आपकी, है ना। गूगल पे जाओगे तो अलग अलग वेबसाइट अलग अलग जानकारी देंगी, ये कंफ्यूजन दूर कर देंगे। आप बताओ, आपके हिसाब से करेक्ट आंसर क्या
खैर आप लोगों को तो करेक्ट आंसर पता है, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। आपको बस ये नहीं पता कि फोटोसिंथेसिस में CO2 एब्जॉर्ब होती, बाकी सब पता है आपको। चलो बिल्कुल, लार्जेस्ट सबसे ज्यादा मून सैटर्न के हैं। फेब्रवरी में जुपिटर गेम जीत गया था, लेकिन अभी ये मई की खबर है, ठीक है, मई 2023 की खबर है, ये NDTV की खबर थी। सैटर्न विंस गेम ऑफ मून्स, dethrones जुपिटर एज प्लैनेट विद मोस्ट सैटेलाइट, ठीक है। अभी तक सैटर्न ही चलता आ रहा था, लेकिन फेब्रवरी में एज अ मून किंग किसको डिथ्रोन कर दिया था, सैटर्न को। किसने? जुपिटर ने। जब जुपिटर के 12 नए मून डिस्कवर हो गए थे, ठीक है। लेकिन अभी एक यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया है, उसने सैटर्न के 62 नए मून्स डिस्कवर करे। जुपिटर ने 12 डिस्कवर हुए, तो सैटर्न ने कहा मैं 62 और नए डिस्कवर करवाऊंगा, ठीक है। तो अब सैटर्न के कितने मून्स हो गए हैं? 145। सबसे मजेदार बात है, 100 प्लस किसी और के मून है भी नहीं, ठीक है। जुपिटर बेचारे के भी 95 है। तो बाई ओवरटेकिंग जुपिटर, सैटर्न हैज आल्सो बिकम द फर्स्ट प्लैनेट टू हैव ओवर 100 डिस्कवर्ड मून। Saturn not only has nearly doubled its number of moons, it now has more moons than all the rest of the planets in the solar system combined। मतलब सैटर्न के मून एक तरफ, बाकी सबके मून अगर ऐड भी कर दो तो भी सैटर्न के ज्यादा ही निकल के आएंगे। तो ये सैटर्न का जलवा है, ठीक है। तो सैटर्न का जलवा अभी तक कायम है। और सैटर्न का एक बहुत इंपॉर्टेंट मून है, याद रखना, टाइटन। अर्थ लाइक एटमॉस्फेयर यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये पूछ लेता है किस मून में या किस सैटेलाइट में अर्थ लाइक एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है, तो वो टाइटन है। और टाइटन किसका मून है? सैटर्न का है, ठीक है। देखो, चेंज इसलिए होता रहता है क्योंकि हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है। जैसे जैसे साइंटिस्ट डिस्कवर करते जाते हैं, हम लोग एड ऑन करते जाते हैं ना। अभी तक तो हम ये भी श्योर नहीं कि हमारे सोलर सिस्टम में जो हम प्लैनेट्स पढ़ते हैं इतने ही प्लैनेट है ना। तो ये तो चेंज होती रहती है जानकारी, जितना हम एक्सप्लोर करते जाते हैं उतना हमें मिलता जाता है, उतना हम ऐड करते जाते हैं। हो सकता है अर्थ के और भी मून हो, अभी तक तो हम कंफर्म ये भी नहीं कह सकते कि अर्थ का एक ही मून है, ठीक है। तो ये सारी जानकारी हो सकता है आने वाले दिनों में फिर बदल जाए, बट फॉर द टाइम बिंग अगर आपके एग्जाम में आ जाता है तो आपके एग्जाम में तो यही रहेगा, ठीक है। हाँ, जुपिटर आगे आ सकता है, अगर जुपिटर के और मून डिस्कवर हो जाए तो जुपिटर भी आगे आ सकता है, ठीक है। उसमें कोई बड़ी बात नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 25। हम लोगों ने लार्जेस्ट सेल की बात करी थी, लेकिन लार्जेस्ट ह्यूमन सेल की बात करें तो वो कौन सी है? लीवर है, स्किन है, स्प्लीन है, या ओवियम है? लार्जेस्ट ह्यूमन सेल किसे कहेंगे? लीवर को, स्किन को, स्प्लीन को, या ओव्यूम को? हाँ बिल्कुल। तो लार्जेस्ट अगर ह्यूमन सेल की बात करेंगे, ठीक है, तो वो अगर मेल और फीमेल लिख दे तो बात अलग है, बट अगर ह्यूमन सेल की बात कर रहा है तो हम किसको बोलेंगे? वो ओव्यूम को बोलेंगे, ठीक है। ओव्यूम, ओव्यूम भी क्या होता है? एक एग होता है जो फीमेल में पाया जाता है, ठीक है। तो मेल में पाया जाता है स्पर्म। ये स्पर्म और एग जब ये कंबाइन होते हैं तो आपका क्या फॉर्मेशन होता है? एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। वही एम्ब्रियो आगे चल के एक चाइल्ड क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। इट इज अ पार्ट ऑफ फीमेल जेमेट, स्पर्म इज अ पार्ट ऑफ मेल जेमेट, ये दोनों के कंबाइन होने से ही एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे लार्जेस्ट ह्यूमन सेल, तो ओव्यूम बोलेंगे, ठीक है सर। चलो, तो ये 25 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन, ये कंफ्यूज मत करना, फायरमैन में क्वेश्चन आया था, विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, तो वो स्किन था, ठीक है। अगर लार्जेस्ट ऑर्गन पूछे तो स्किन बोलेंगे, ठीक है, उससे कंफ्यूज मत करना। ये आपका भी फायरमैन में भी पूछा था, लार्जेस्ट ऑर्गन स्किन होगा, ठीक है। चलो, तो ये 25 क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं है? उम्मीद है कुछ सीख के जा रहे होगे, ठीक है। तो पर्पस यही रहता है कि देखो, अब इस टाइम पे क्या होता है कि समझ में नहीं आता क्या पढ़ें कि क्या ना पढ़ें, तो एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर कवर हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आपका थोड़ा सा नॉलेज इन्हेंस करेगी या फिर आपकी प्रैक्टिस में हेल्प करेगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि आपको एनजाइटी में नहीं पढ़ना है ना, डिप्रेस नहीं होना है। अब जो भी है मैदान में देखा जाएगा, है ना।
अब जो भी टाइम बचा है रिवीजन बेहतरीन से बेहतरीन करो और एग्जाम टाइम में बस जाके लग जाओ। ठीक है सर। चलिए, तो लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देंगे, अपने कलीग्स के साथ शेयर कर देंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। अभी आपका 10 AM पे अभी आज एक हिस्ट्री का भी क्लास प्लान्ड है रिवीजन का। ठीक है, तो 10 AM पे आपका हिस्ट्री का क्लास रहेगा, उसको भी अटेंड कर लीजिएगा। भूलते हम कुछ नहीं है, बस वो स्ट्रेस में गड़बड़ लगने लगती है ना, तो वो रिवीजन आप मेंटेन करेंगे ना तो क्लियर रहेगा आपको। ठीक है, इसीलिए कहता हूँ अगर आपको लग रहा है आप भूल रहे हैं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, आइडिया लग जाएगा कि वाकई में भूल रहे हैं कि क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है सर। चलिए, तो थैंक यू एवरीवन, गुड बाय। अभी 10 AM पे हिस्ट्री का भी क्लास है, उसको भी अटेंड कर लेना आप लोग ना। ठीक है, गुड बाय। देखो, लग रहा है कि भूल रहे हैं तो रिवीजन करो, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन लगाओ अगर लग रहा है भूल रहे हैं, है ना। उससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि कितना पार्ट आपको याद है, कितना आप भूल रहे हो। क्योंकि एग्जाम में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या काम आने वाला है, एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ आपका जो भी आपका रिवीजन है वो काम आने वाला है। और क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करा होगा वही एग्जाम में काम आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम में करोगे क्या, क्वेश्चन ही करोगे। हाँ, वो जाइगोट से आगे चल के एम्ब्रियो बनता है। मैंने थोड़ा सा प्रोसेस को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। ठीक है, प्रोसेस को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। वो फिर एम्ब्रियो डायरेक्ट नहीं बनता है, और भी प्रोसेस बीच में रहती है, वो सब निकाल के अल्टीमेटली वो एम्ब्रियो तक कहानी जाती है ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। वीडियो को डिलीट नहीं किया जाएगा। ठीक है, वीडियो को डिलीट करके हम क्या करेंगे, ठीक है, वीडियो आपका रहेगा अवेलेबल। ठीक है, तो उसका आप टेंशन मत लीजिए। और आप आगे अगर एग्जाम जैसे एलडीसी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपका फिर से आपको रिवीजन कराया जाएगा ना, तो उसका टेंशन मत लीजिए। चलिए सर, ठीक है, गुड बाय।